हेलो बच्चों बच्चों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। एक्चुअली में तीन लेक्चर्स कोऑर्डिनेशन के बने रखे हुए थे, अपलोड ही नहीं हो पा रहे। अब ये डिजिटल बेटा हम किसका कसूर कहें, अपना कोचिंग का, डिजिटल का, मुझे नहीं मालूम। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रयास पूरा रहेगा कि आपको टाइम पे ही वीडियो मिले और मिलते रहे। अब कुछ बहुत ज़्यादा काम चालू हो गया कोचिंग के अंदर, जिसके कारण से जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। 2-3 वीडियो तो बेटा ऐसे हो गए जिनकी आवाज ही बीच में नहीं आ रही है, दोबारा बनाने पड़ रहा है। तो खैर बस मैं इतना ही वादा कर सकता हूं कि जिस दिन खत्म होगा सिलेबस ऑफलाइन का, उसी दिन खत्म होगा सिलेबस ऑनलाइन का। हो सकता है 1-2 दिन लेक्चर नहीं मिल पाते हैं, तो मैं अगले दिन 2 लेक्चर आपको अपलोड करा देता हूं, ठीक है बेटा। तो उसको अदरवाइज मत लीजिए और सहयोग करिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, दैट्स इट। सॉल्यूशन में हम लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, PV इक्वल टू nRT या पाई इज इक्वल टू CST। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है तो हम लोग कैपिटल N के रेस्पेक्ट में स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज Kb इंटू मोलैलिटी। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज Kf इंटू मोलैलिटी। देखिए आपने बच्चों देखा होगा और ना देखा हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। हमने इन चारों में जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे, या तो मैंने यूरिया लिया होगा, या फिर मैंने कोई शुगर लिया होगा, या फिर ग्लूकोज लिया होगा, मैंने यही लिया होगा। मतलब मैं अभी तक जितने भी चीजें डील कर रहा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ डील कर रहा था, जो डिसोसिएट नहीं होते। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, जो पानी में जाकर डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरी बात सुन लो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। वो तो ठीक है, नॉन वोलेटाइल तो ठीक है, बट इलेक्ट्रोलाइट, बट इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट हो, NaCl हो, CaCl2 हो, MgNO3 का होल ट्वाइस हो, K4FeCN का होल 6 हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो क्या कर, कुछ नहीं। तुम क्या करोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ नहीं करना है बच्चों। इट्स सिंपल इक्वल टू I टाइम्स 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट। बस बेटा, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, दे आर I टाइम्स 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यहां पर I क्या है अभी समझ लेंगे। पहले ये फील करो कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने अभी तक जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, आप उन सभी फार्मूलों में I से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए CST होता है, आप इसमें I से मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन गया ICST। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर I टाइम्स 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ते थे Kb इंटू मोलैलिटी।
अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम इक्वल टू I टाइम्स 2 kb इंटू मोलैलिटी। सिमिलरली मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे I टाइम्स 2 kf इंटू मोलैलिटी। तो जैसे ही देखो आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे पहले सारे फार्मूलों में I से मल्टीप्लाई कर दो। सवाल उठ रहा है सर इतनी महत्वपूर्ण चीज का नाम तो बता दीजिए। तो मेरे भाई इस I को हम लोग कहते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर। दिस I इज कॉल्ड वॉन्ट हॉफ फैक्टर। ओके, ठीक। अब आपके मन में बस एक सवाल आखिरी और उठ रहा होगा कि सर इस I को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर ये थोड़ा आप और बता दें तो हम लोग की सारी समस्या खत्म हो जाए। बात तो सही है कि I निकालना अगर आ जाए तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अगला पॉइंट मैं यही बताने जा रहा हूं कि I हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको लिख लो, बस थोड़ा सा है। I हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों विश्वास रखिएगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा नीट 2021 में जो आप कर ना पाए। फेथ ऑन मी, कुछ गलत नहीं होगा। नोट्स बस अच्छे से तैयार करिएगा और न्यूमेरिकल क्लास जो मॉर्निंग में चल रही है, अगर हो सके आप कर सकें तो आप मेरा साथ दीजिए और मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं। नहीं आ पा रहे हैं कानपुर, कोई बात नहीं, आप काम करते रहिए। बस आपको मालूम है कि भाई आज सर ने ये रिवाइज करने को दिया था, इसके सवाल लगाने को दिए थे, आप उसके सवाल घर पे लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, है ना। आइए बेटा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस I को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सुनना, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक NaCl टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बर्तन में जाके टूट जाते हैं, Na+Cl-, मतलब आयनों की संख्या को बढ़ा देते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एसिटिक एसिड जैसे, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाते हैं। CH3COOH आपने बेंजीन में डाला तो ये बदल गया CH3COOH का होल ट्वाइस, मतलब इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, एसोसिएट हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के, जो जाके टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, आयनों को बढ़ा दे, या जो एसोसिएट हो जाए, जुड़ जाए और आयनों को घटा दे। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले I की वैल्यू फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटेगा। डिसोसिएशन के लिए हम I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अब दो केस बनते हैं। इफ 100% डिसोसिएशन, अगर वो 100% टूट रहा हो, और दूसरा इफ α% डिसोसिएशन। तो समझिएगा, जैसे मैंने बोला कोई एक पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और ये बर्तन में जाके टूट गया, और इसके एक पार्टिकल ने टूट कर n पार्टिकल पैदा किए, तो पार्टिकलों की संख्या बढ़ रही है ना, मतलब ये आयनों की संख्या को बढ़ा रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पर बच्चों अगर ये 100% डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर हो। दैट्स इट। एक पार्टिकल टूटकर जितने पार्टिकल देता है मैं उसे n बोल रहा हूं। अगर ये डिसोसिएशन 100% है तो I की वैल्यू n के बराबर होती है। ओके, जैसे देखो बेटा, मैंने बोला NaCl, फील करो, NaCl का एक पार्टिकल टूटकर दो पार्टिकल पैदा करेगा, एक Na+, एक Cl-। तो n की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू 2 तो I की वैल्यू 2।
ठीक, मैंने आपको दिया CaCl2, इसका एक पार्टिकल टूटकर एक कैल्शियम देगा, 2 क्लोराइड देगा, तो 1 2 3, N की वैल्यू 3, तो I की वैल्यू भी 3, राइट। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप लोग अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, आज ही आपको लेक्चर मिल जाएगा या कल मिल जाएगा। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मालपानी होता है ये डिसोसिएट नहीं करता है, जो बाहर होता है सिर्फ वही डिसोसिएट करता है। तो जब ये टूटेगा तो 4 पोटेशियम आयन मिलेगा और एक ये ब्रैकेट वाला आयन मिलेगा, तो कुल कितने आयन मिलेंगे? 5। N की वैल्यू 5, तो I की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? 5। ठीक, दूसरा बेटा केस बनता है अगर ये अल्फा परसेंट टूटे, कोई मॉलिक्यूल AN है 1 पार्टिकल, और अब की बार ये 100% नहीं टूट रहा, अल्फा परसेंट टूटकर N पार्टिकल पैदा कर रहा। N का मतलब अभी भी वही है, एक पार्टिकल के टूटने से जितने आयन मिलते हैं उसे मैं N कह रहा हूं। तो यहां पर I कैसे निकालते हैं? देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर I-1 अपॉन N-1। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1, ठीक है। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल हम CaCl2 को लेके चलते हैं। जब 100% टूट रहा था तो I की वैल्यू N के बराबर आई। आओ देखते हैं, मान लो मैंने बोला CaCl2 इज 80% डिसोसिएटेड, तो आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि अब I की वैल्यू 3 के बराबर नहीं आएगी। I की वैल्यू 3 के बराबर तब आई जब ये 100% टूटा। अगर उससे कुछ कम टूटेगा तो I की वैल्यू 3 से तो कुछ कम होगी। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अल्फा की जगह क्या रखेंगे? 80% का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड, I निकालना है -1। N की वैल्यू, एक पार्टिकल के टूटने से 3 पार्टिकल मिलेंगे तो रखेंगे 3। ठीक, आप सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? 1 2 0.8 आ जाएगा, 0.8 इंटू 2 1.6 में 1 प्लस करो 2.6। तो आप देखिए यहां से I की वैल्यू आ गई 2.6। हमें पहले से ही मालूम था कि I की वैल्यू अब 3 के बराबर नहीं आएगी। 3 के बराबर तो तब आई जब ये टूटा था 100%। अगर कम टूटेगा तो I की वैल्यू N से कुछ कम हो जाएगी 2.6। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, पार्टिकलों की संख्या बढ़ रही है, 100% टूटेगा तो I की वैल्यू N के बराबर हो जाएगी, और अगर अल्फा परसेंट टूटेगा तो इस फार्मूले से निकालें। और यहां से एक पॉइंट ये भी क्लियर हो रहा है कि जब डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू आएगी हमेशा 1 से ज्यादा ही, चाहे वो 100% टूटे और चाहे वो अल्फा परसेंट टूटे, आएगी तो 1 से ज्यादा ही। ओके, चल इसको लिख लेंगे। लिख लिया बेटा, आए। अब हम लोग चल रहे हैं डिसोसिएशन में। ना लिख पाए हो तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हटा। दूसरा केस है एसोसिएशन का। ठीक है, यहां पर भी 2 केस। बेटा पीने वाला पानी तो दे जाओ बेटा। ठीक है, देखो एसोसिएशन में अगेन यहां पर भी 2 केस बनेंगे। इफ 100% एसोसिएशन, और दूसरा केस बनेगा इफ अल्फा परसेंट एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब डिसोसिएशन का उल्टा। वहां पर एक पार्टिकल टूटकर n पार्टिकल दे रहा था,
यहां पर n पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बनाएंगे, है ना। तो जैसे n पार्टिकल आपस में जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं, दिस इज एसोसिएशन। तो यहां पर n का मतलब होगा कि कितने पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं। जैसे कोई डाइमेराइज कर रहा, दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। कोई ट्राइमेराइज कर रहा, तीन पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। तो अगर ये 100% हुआ तो I की वैल्यू हो जाती है 1/n। I की वैल्यू हो जाती है बच्चा 1/n। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एसिटिक एसिड गेट डाइमेराइज, एसिटिक एसिड डाइमेराइज्ड इन बेंजीन। ये बेंजीन में क्या हो रहा है, डाइमेराइज कर रहा है, इसके दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ये आपने हमसे ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड ये डाइमेराइज कर जाते हैं। तो अगर ये डाइमेराइज कर रहा है और 100% कर रहा है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना, क्योंकि दो पार्टिकल जुड़ रहे हैं, I की वैल्यू 1/n हो जाएगी। ओके। दूसरा बेटा बनेगा कि अगर एसोसिएशन तो हो रहा है, n पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं, लेकिन ये α% बना रहे हैं, तो क्या होगा, तो देखिए अल्फा, डिसोसिएशन में अल्फा बताता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन में अल्फा बताता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n। हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अल्फा बराबर 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n। ओके। तो ये एसोसिएशन के फार्मूले। अब दिल पे याद रख के बताओ, अगर तुम्हें I निकालना आ गया है तो क्या अब इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। जो फार्मूले आज तक इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं फार्मूलों में I से मल्टीप्लाई कर देंगे। I निकालना तुमको आ ही गया है, अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, इसको भी लिख लो। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चल लिख लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आइए पॉज करके लिख लेना। तो अब हम लोग आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस के द्वारा कि I इसको वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं, इसको हम कैसे कर। अच्छा एक बात बच्चों और, डिसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा, तो एसोसिएशन में I की वैल्यू हमेशा 1 से कम। 100% टूटेगा तो भी देखो 1 से कम आएगी, और α% जुड़ेगा तो भी 1 से कम आएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग सवाल करते हैं। आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन। इफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 is 50% dissociated at 27 degrees Celsius, calculate
इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए बहुत ही सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हमने आपको जो सॉल्यूट दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपने अपने फार्मूले में I से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो भाई, एक काम खत्म हो गया। अब अगर मेरे को I मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, समझना। C आपको दिया है डेसी मोलर, मोलैरिटी 1/10 यहां रख दे। S की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दो केल्विन में आ जाएगा। तो I अगर पता चल जाए तो पाई आ जाएगा। अब I कैसे निकालें, आप देखिए ये 50% टूट रहा है, तो आपने लगाया फार्मूला अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। 50% का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, I आपको निकालना है। N की वैल्यू क्या होती है, एक पार्टिकल के टूटने से जितने पार्टिकल आपको मिलते हैं। 4 पोटेशियम, एक बिग ब्रैकेट, 5 आयन मिलेंगे, N की जगह 5 आएगा। तो 5 में गया 4, 4 पंचे 20, 200, 2 और 1 3, तो I की वैल्यू आ गई 3। I की इस वैल्यू को हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। कंसंट्रेशन 1/10 है, R की वैल्यू 0.0821 रख रहे हैं, तो पाई आपका एटमॉस्फेयर में आएगा। T आपने रखा 300, राइट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कहिए तो मैं सॉल्व कर दूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 इंटू 300 इंटू 0.0821 ऑब्लिक 10, 7.38 आ रही है, तो आंसर आ जाएगा 7.4 एटमॉस्फेयर। है कि नहीं आसान, बताओ जल्दी से। बहुत ही सिंपल होता है, इलेक्ट्रोलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बस तुम्हें अगर I की वैल्यू निकालनी आ गई है ना, तो जैसे आप अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वैसे अभी भी करें, बस I का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको लिख लो। ओके बेटा, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना। अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा। हटा दो बेटा, इसको हटा दो। चल एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.04 मोलर Na2SO4 solution is isotonic to 0.1 molar glucose solution. Full stop. Calculate degree of dissociation of Na2SO4. देखिए, ये भी मैं करूंगा, आप मेरे से देखेंगे अभी चुपचाप। एक सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें सॉल्यूट है Na2SO4 और एक सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें सॉल्यूट है ग्लूकोज। मतलब एक का सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरे का सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और लकली इन्होंने बोला ये दोनों के दोनों आइसोटोनिक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है और जो ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है, इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब सोचना जरा, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर में जब फार्मूला लगाओगे तो ICST लगाओगे, कंसंट्रेशन C1 कर दी,
और इसके लिए जो फॉर्मूला लगाओगे तो CST लगाओगे, कंसंट्रेशन C2 कर दी। S भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो गए। तो यहां से Na2SO4 का I आ गया। C2 मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.1 दी गई है, और C1 मतलब Na2SO4 की कंसंट्रेशन 0.04 दी गई है। ये कितना आएगा? 2.5। बेटा जब I की वैल्यू आ जाती है तो अल्फा की वैल्यू निकालना तो चुटकी बजाने बराबर है। अल्फा बराबर, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं वैल्यू, n अल्फा बराबर I, जो कि 2.5 आया है, I -1 अपॉन n की वैल्यू। इसका एक पार्टिकल टूटकर 3 पार्टिकल देगा, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, तो अल्फा आएगा 0.75। अगर परसेंट में पूछना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 75%। ओके, तो ये आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, बहुत ही आसान है। फिर दे कह रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट को देखते ही क्या करना, I से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। ओके, चल एक ये दूसरा सवाल हम लोगों ने किया इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। लिख लो, ठीक है बेटा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सवाल लिखेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब ये सॉल्वेंट है, लोवर्स बाई 0.45 डिग्री सेल्सियस when 0.2 gram acetic acid is dissolved in या added to 20 gram benzene. Then calculate percent association. Full stop. Kf for benzene is 5.12 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। राइट, देखिए मैं करता हूं, सब लोग देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लोवर्स बाई 0.45, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी हुई है, डिक्रीमेंट हुआ है 0.45 का। इसका मतलब ये आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी कमी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो बच्चों लाइट चली गई है, 1 मिनट रुक जाइए जरा।
क्या हुआ अंकित? अंकित क्या हुआ? आगरा वाले के यहाँ से पनीर ले आना, ठीक है? 100 ग्राम आगरा वाले के यहाँ से, और कहीं से नहीं लाओगे। और वो बुकरू ले आना वाला, ठीक है? ओके बच्चों, ये देखिए लाइट चली गई थी बीच में। तो आपको लोअरिंग इन वेपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, डेल्टा टीएफ आपको दिया गया है 0.45 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये डिप्रेशन कब हो रहा है? ये डिप्रेशन हुआ बेटा सुमित 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 अरे अंकित, सुमित, यार तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ता यार? क्या यार, सामने खड़े हो यार, देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखो पहले चेक कर लो एक बार, चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा चलो बेटा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, ये डिप्रेशन बेटा कब हो रहा है? जब आपने 0.2 ग्राम इस एसिटिक एसिड को 0.2 ग्राम इस एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया है 20 ग्राम बेंजीन में। आपसे बच्चों इस एसिटिक एसिड का अल्फा पूछ रहे हैं, परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहे हैं, और बेंजीन का केएफ आपको दिया गया है। वाटर होता तो केएफ 1.86 अपन को मालूम होता, लेकिन बेंजीन में नहीं मालूम होगा, तो ये दे देते हैं, राइट? तो देखिए मेरी बात सुनो, अब सोचो जरा, अभी भी मैंने बताया था एसिटिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में डाइमेराइज करता है, इसके दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बनाते हैं, ठीक? तो एन इक्वल 2 है। अब आपको अल्फा निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई। तो आई से फिर अपन लोग अल्फा निकालेंगे। हमने क्या किया, फार्मूला लगाया, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोल एल। आई से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, डाइमराइज कर रहा है। आई निकालना है अपन को, के एफ की वैल्यू दी है 5.12 मोल एल टी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 60 होता है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, राइट? तो यहां से बच्चों अपन आई की वैल्यू निकालेंगे। आइए निकाल देते हैं आई की वैल्यू, 0.45 इंटू 60 इंटू 20, राइट? ऑब्लिक में जाएगा 5.12, ऑब्लिक में जाएगा 0.2, ऑब्लिक में जाएगा 1000, तो 0.527। ये आई की वैल्यू है।
हम लोगों से आई नहीं, हम लोगों से अल्फा पूछा गया, तो अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन का मतलब जितने पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं, ये डाइमराइज करता है, एन की जगह 2 रखेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। -1 तो ऊपर आएगा 0.472, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.94। अल्फा अगर 0.94 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 94%। क्लियर? तो इस प्रकार से 94% एसोसिएशन होगा। दिस इज योर आंसर। एक बार फिर भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी मैंने किया है, ठीक है। 60 होता है, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 में 44 जोड़ दे, 60 होता है, ठीक है। फिर भी एक बार आपको सवाल समझ में आया? हमने डेल्टा टीएफ की हेल्प से आई निकाला और फिर आई की हेल्प से हमने अल्फा निकाला। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आप इसके सारे क्वेश्चन शीट से लगा सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में और दिया है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये खत्म होता है बेटा, ठीक है। एक बड़ा छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी में और दिया गया है, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ बच्चों हमें बताता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर के प्रभाव को हमें बताता है आपका हेनरीज लॉ। आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक, ये कोई गैस है, ठीक, हमने इस पे प्रेशर डाला पिस्टन की हेल्प से, तो कुछ गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और कुछ गैस अनडिसॉल्व रहती है, और दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपका हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas expressed in terms of mole fraction। मतलब हेनरी साहब ने गैस की सॉल्युबिलिटी को उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिनोट किया। ये मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे? जरा फील करिएगा। माना जब गैस डिसॉल्व हो गई, जो डिसॉल्व गैस है उसके मोल n है और जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है उसके मोल कैपिटल N है, तो ऑफ कोर्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? उसके मोल अपॉन टोटल मोल। बच्चों गैस की सॉल्युबिलिटी इतनी कम होती है कि कैपिटल N के सामने हम लोग स्मॉल n को 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। तो जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रखेंगे तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N ही रखिएगा। हमें इस गैस से कोई मतलब नहीं है, अनडिसॉल्व गैस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे होता है? डिसॉल्व गैस से। तो एक सॉल्वेंट हो गया जिसके मोल कैपिटल N है, एक गैस हो गई जिसके मोल स्मॉल n है,
तो गैस का मोल फ्रैक्शन बराबर उसके मोल बटे टोटल। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे। इसी कांस्टेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये देखिए, यस बेटा, इसी KH को हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ओके बेटा, आप देख सकते हैं अगर यहां से हम लोग देखें तो मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, तो KH का जो यूनिट आ जाता है वो प्रेशर के यूनिट का इनवर्स आता है, एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से बच्चों एक पॉइंट ये भी क्लियर हो रहा है, हमने मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी बताया है, मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट? आप इसको लिख लो। तो हेनरी लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इन्होंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to solubility of gas expressed in terms of mole fraction। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे। इसी कांस्टेंट को हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर इनवर्स। ओके, यहां से आपको यह भी क्लियर हो रहा है, thus solubility of gas is inversely proportional to Henry constant। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन बना दे, यहां पर हमारे पास दो गैस है, गैस A, गैस B, और इनके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -4 और 5 इंटू 10 की पावर -8। तो हमने पूछा इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? जिसका KH बड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो A की सॉल्युबिलिटी कम होगी B से, A की सॉल्युबिलिटी कम होगी B से। ओके, ये बच्चों एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एम्स में भी पूछा जा चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे NCERT से। आइए जरा देखते हैं, NCERT से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें इसको, हटा दें। आइए, आइए हेनरी लॉ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water। बच्चों एक बार रुकना जरा, जस्ट ए मिनट, एक चला गया। बच्चों इसके पहले जो मैंने सवाल कराया था
मैंने KH का यूनिट क्या लिख दिया था, चेक करना, मैं गड़बड़ हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर मैंने क्या लिखा था, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा था ना बेटा। तो यहां पर KH का यूनिट कितना आएगा, एटमॉस्फेयर। जरा एक बार चेक कर लेना, क्या मैंने एटमॉस्फेयर इनवर्स लिख दिया है क्या, वो वापस आ नहीं पाएगा। शायद मैंने एटमॉस्फेयर इनवर्स लिख दिया है, अगर लिख दिया तो सही कर लीजिएगा, वो एटमॉस्फेयर होगा, राइट। और यही गलती से तो क्वेश्चन में भी हो गई है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था गैस वाला और KH वाला A B। चेक करिए जरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने यहां पे क्या लिखा था, एटमॉस्फेयर इनवर्स लिखा था कि एटमॉस्फेयर लिखा था, शायद इनवर्स लिख दिया था। बच्चों सही कर लेना, एटमॉस्फेयर होगा। ध्यान दीजिए ना भाई, ये तो आपका यूनिट लेस है ना, तो हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा ना। ध्यान नहीं रहा, शायद एटमॉस्फेयर इनवर्स लिख दिया है, तो सर सही कर लीजिए। सबसे पहले KH का यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर होगा ना, एटमॉस्फेयर होगा। और तो इस सवाल में शायद मैंने एटमॉस्फेयर इनवर्स लिख दिया है, वो एटमॉस्फेयर कर लीजिएगा। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, जिसका KH बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी छोटी होगी, जिसका KH छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी। एक बार देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। वो गलती से शायद यहाँ -1 और यहाँ भी -1 लिख गया है, देख लीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आई हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल at 298 Kelvin, full stop. Calculate the millimole of CO2 in 500 ml of soda water. When packed under 2.5 atmospheric CO2 pressure at 298 Kelvin, राइट। देखिए सबसे पहले आइए देखते हैं सवाल क्या क्या दे रहा है। सवाल ने बोला ये है CO2 के लिए हेनरी कांस्टेंट KH आपको दिया है 1.67 into 10⁸ पास्कल। अच्छा भाई, हमें CO2 के मिलीमोल्स बताने हैं, स्मॉल n की वैल्यू बतानी है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको दिया है 500 ml और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज CO2 ये भी आपको दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर। ठीक, देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। हमने अपना फार्मूला लगा दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बराबर हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। देखिए बेटा KH का यूनिट और जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है डिफरेंट है, हमें दोनों को चेंज करना है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो 2.5 एटमॉस्फेयर में 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें, ये पास्कल में बदल गया, इसको तो पास्कल में दिया ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 को इग्नोर कर देंगे, कैपिटल N रखना है। अब देखो कैपिटल N मतलब वाटर के मोल्स, आपको वाटर का वॉल्यूम दिया गया, समझिएगा जरा। अगर वाटर के इस वॉल्यूम में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये वाटर का मास आ गया, और वाटर के मास में वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो ये वाटर के मोल्स आ गए। वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाई वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो वेट आ जाएगा ग्राम में, डिवाइडेड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स आ जाएंगे। राइट बेटा, यहां से आप n की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी n की वैल्यू बच्चों? मैं करूं क्या? काफी छोटी आनी चाहिए n की वैल्यू, आई करके देख लेते हैं। इट इज 2.5 इंटू 500, राइट, यहां चला जाएगा ना, और अपॉन में आ गया 18, अपॉन में आ गया 1.67, राइट, और 3 आएगा तो ये चला जाएगा ऊपर 41.5, है ना। आंसर जरा चेक करें क्या? हाँ ठीक है, ओके, तो ये बेटा आ रहा है 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है इंटू 10 की पावर -3 मोल, है ना। इसमें ये डिवाइड किया है, 18 से डिवाइड किया है, 500 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 3 नीचे बचेगा, ऊपर गया 10 की पावर -3। आपसे बेटा मोल नहीं पूछे गए थे, आपसे पूछे गए थे CO2 के मिली मोल। तो इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका आंसर नहीं बेटा, हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मिली मोल्स आ जाएगा। So this is your answer. तो हेनरी लॉ के क्वेश्चन में भी कुछ नहीं होता है, अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखें। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर की यूनिट और केएच की यूनिट सेम रखिएगा। अगर ये पास्कल में है तो इसको या तो पास्कल में बदल लो या फिर इसको एटमॉस्फेयर में बदल लो। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों हेनरी लॉ के आपने 2 सवाल देखे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा जिसका केएच बड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और दूसरा आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा, ये एनसीईआरटी का सवाल था। राइट, आइए हेनरी लॉ में आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हेनरी लॉ में एक लास्ट बात बच्चों हम लोग को और देखनी है, लिमिटेशन। हेनरी लॉ की एक लिमिटेशन भी होती क्या? हेनरी लॉ उन गैसों पे नहीं लगता जो सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट हो जाती है। ओके, नॉट वैलिड इफ गैस डिसोसिएट इन सॉल्वेंट। अगर कोई गैस सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट होती है तो हेनरी लॉ फिर वैलिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl को आपने वाटर में घोला, आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा कि डिसोसिएट हो जाएगा H+ अक्वस और Cl- अक्वस में, इसलिए हेनरी लॉ इसके ऊपर वैलिड नहीं होगा। सिमिलरली आप अमोनिया देखें, अमोनिया को अगर आप अक्वस में डालते हैं तो सबसे पहले ये उससे रिएक्शन करके NH4OH बनाएगा, और ये NH4OH फिर डिसोसिएट हो जाएगा NH4+ OH- में, इसलिए अमोनिया के ऊपर भी हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। तो जो गैसें सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो जाती हैं, हेनरी लॉ उसके ऊपर काम नहीं करता है। राइट, तो बेटा आप लोगों ने आज हमसे, इसको लिख लो, इसी के साथ हेनरी लॉ खत्म होता है। आज बेटा आप लोगों ने हमसे इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन में अलग केस बनेगा, एसोसिएशन में अलग केस बनेगा, हेनरी लॉ कैसे करते, खत्म हो गया। अब इन लास्ट
मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक जादू की झप्पी देने जा रहा हूं, दैट इज पोरवाल ट्रिक। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जो उस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, ओके। एक लास्ट जादू की झप्पी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो बहुत आपकी हेल्प करेगी। हटाते हैं इसको। देखिए, एक ट्रिक बच्चों बताने जा रहा हूं। ये हेनरी लॉ की ट्रिक नहीं है, हेनरी के पहले मुझे बताना चाहिए था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। इफ क्वेश्चन इज ऑन कंपैरिजन, सुनना बेटा, आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सुनिएगा, कि आपको 3 सॉल्यूशन दिए गए, आपसे पूछा गया बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। एग्जामिनर ने आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, एक कंपैरिजन करवाया। मान लो वो आपसे पूछे कि ये 3 सॉल्यूशन है, इनकी फलाना फलाना कंसंट्रेशन, बताइए इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। मतलब उसने बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा, कंपैरिजन करवाया। अगर क्वेश्चन कंपैरिजन पे आ रहा है तो कभी भी कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, पाई बराबर CST नहीं लगाओगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं लगाओगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर kV इंटू मोलैलिटी नहीं लगाओगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर KF इंटू मोलैलिटी नहीं लगाओगे। अगर क्वेश्चन कंपैरिजन पर है तो सुन लो पोरवाल ट्रिक। ऑल क्वांटिटी, कुछ भी वो आपसे पूछ ले, एक्सेप्ट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन, दैट्स इट। और बच्चों, इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब है I इंटू M, बस खत्म करो के। कुछ भी वो आपसे पूछे, किसी भी चीज का वो ऑर्डर आपसे पूछे जिसका I इंटू M ज्यादा, उसकी वो वैल्यू भी होंगी ज्यादा। सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन के इनवर्सली होती हैं, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ते नहीं है, याद करिए नोट्स, ये डिक्रीज करते हैं। तो सारी चीजें इफेक्टिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होंगी, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली होगा। बच्चों, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू सेम होती है ऑलमोस्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए कैपिटल M मोलैलिटी रखो या स्मॉल m मोलैलिटी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। और हमारा जो चैप्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डाइल्यूट सॉल्यूशनों पर ही एप्लीकेबल होता है, राइट। आइए, इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको लिख लो। एक क्वेश्चन देखेंगे, लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज फॉर, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा। मेरे स्टूडेंट, सवाल करने से पहले ये सोचें, हमने फ्रीजिंग पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, एग्जैक्ट वैल्यू पूछते तो हम अपने फार्मूले को इस्तेमाल करते। इन्होंने पूछा सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो वेरी सिंपल, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। ओके, आइए, आपको दिया गया 0.1 मोलर एनिलीनियम क्लोराइड
0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, एंड ऑल हैव सेम। देखना बच्चों, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। जब बच्चों परसेंटेज मेंशन नहीं होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेंशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको 100% मानते हैं। इसी आई की वैल्यू एन के बराबर ही होगी, राइट? देखना बेटा, निकालेंगे इफेक्टिव कंसंट्रेशन। आई 2 आयनों में टूटेगा तो आई की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू सबके लिए सेम है, फिर भी हम रख के दिखाएंगे। इसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की जरूरत ही नहीं है, आई की वैल्यू 1 होती है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है, जैसा डालोगे वैसे ही रहेगा। एक मॉलिक्यूल डालोगे एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो आई की वैल्यू 1 रहती है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये टूट कर 3 देगा, आई की वैल्यू 3 है। तो आप देखिए, थर्ड वाले का इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, तो हर चीज इसकी होगी सबसे ज्यादा, लेकिन वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट होगा सबसे कम। सो द आंसर इज सी, राइट बेटा। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कंपैरिजन पे आप 10 सवाल लगाएंगे ना, तो 10 में से आपको 4 सवाल कंपैरिजन पर मिलेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म। ओके, आपको ये लेक्चर जब मिल रहा होगा, दिन होगा शायद सोमवार का, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नोट्स तो आप बना ही रहे हो, एक बार पूरे नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन की हमारी शीट सॉल्व कर लीजिएगा। जो डाउट आए मुझको भेज दीजिएगा, मैं उसका क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। पढ़ते रहिए। एंड अगेन सॉरी बेटा कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, ऑनलाइन में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये मेरा अपने बच्चों से प्रॉमिस है कि ऑफलाइन का सिलेबस जिस दिन खत्म होगा, आपके भी सारे चैप्टर, सारा सिलेबस उसी दिन खत्म होगा। ऑफलाइन में हम लोग एक दिन में एक ही क्लास ले पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम एक दिन में 2 लेक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप उसको अदरवाइज मत लीजिए बेटा। काकादेव में ये पहली बार ऐसा हो रहा है ऑनलाइन वाला सिस्टम, तो थोड़ा ऊपर नीचे बच्चों हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। ये चैप्टर आपका खत्म होता है, राइट।